हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, सेल वॉल। अब हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल जनरली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते, ठीक, वो इधर से उधर नहीं जा सकते। दे आर वेरी रिजिड, सो दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर। उनको रिजिड स्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, और वो रिजिड स्ट्रक्चर उनको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक विंड हो गया, रेन हो गया, है ना, एक्सेसिव सनलाइट, इन सभी चीज़ों से बचाता है। देयरफॉर प्लांट्स के पास एक एक्सटर्नल वॉल है, प्लांट्स के सेल के चारों ओर एक एक्सटर्नल वॉल है टू प्रोटेक्ट देम, है ना, कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको सेल वॉल भी कहा गया है। सेल वॉल लीव्स को और फ्लावर्स को फर्म रहने में और उनकी शेप को मेंटेन करने में भी मदद करता है एंड हेल्प प्लांट्स स्टे अपराइट। जैसे प्लांट्स सीधे खड़े रहते हैं ना, अपराइट खड़े रहते हैं, तो उनको ये सेल वॉल ही उस चीज़ के लिए मदद करता है। ऑल्दो रिजिड सेल वॉल है, अब सेल वॉल तो है, बट ये जो रिजिड होने के बावजूद ये ना बहुत ही परमिएबल है। परमिएबल का मतलब ये अलाउ करता है वाटर को और डिजॉल्व मिनरल्स को टू पास थ्रू इट। ये बहुत पोरस होता है, पोर्स होते हैं इसमें। सेल वॉल में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलाउ करते हैं टू वाटर को और डिजॉल्व मिनरल्स को टू पास थ्रू इट, ठीक है। अलॉन्ग विद द सिलेक्टिवली परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द परमेबिलिटी ऑफ द सेल वॉल हेल्प्स प्लांट्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है, जो कि रूट्स को वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है ना। सेम वे सेल वॉल भी सिलेक्टिवली परमेबल है ये, और ये भी रूट्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। रिजिड सेल वॉल अगर ना हो तो एनिमल्स जो प्लांट्स हैं वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सेम वे जब जिन एनिमल्स के पास रिजिड सेल वॉल नहीं है, क्योंकि वी नो कि एनिमल सेल में कोई रिजिड सेल वॉल नहीं है, तो उसमें रिजिडिटी नहीं है हमारे सेल वॉल में, एनिमल सेल में, तो इसी वजह से एनिमल सेल शेप्स को ईजिली चेंज कर सकता है। दिस सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी, और वो सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है टू सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द एनिमल टिश्यू, ठीक है, ये एनिमल सेल कह सकते हैं। प्लांट सेल प्राइमरीली किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है सेल्यूलोज। व्हाट इज सेल्यूलोज? सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स जब लिंक टुगेदर हो जाए, बहुत सारे ग्लूकोज अगर एक साथ लिंक्ड हो जाए तो क्या बनाते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म बनाते हैं जिसको सेल्यूलोज भी कहा जाता है, ठीक है। सेल्यूलोज इन आवर डाइट हेल्प्स इन द फॉर्म ऑफ रफेज। रफेज क्या करता है? हेल्प्स इन द डाइजेशन। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि रफेज का मेन फंक्शन क्या है, दैट हेल्प्स इन अ डाइजेशन, ठीक। लाइक अब हम आगे बढ़ते हुए लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जिनके पास सेल वॉल है, लेकिन वो क्या करता है? वो उनको प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम लेंगे सेल का इंटीरियर कैसा है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो हमने पहले भी पढ़ा कि सेल के अंदर एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया है या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्मा मीन्स जेली लाइक सब्सटेंस, तो जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। इसके साथ साथ, इन तीन चीज़ों के साथ साथ सेल के अंदर सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं, जिसको ऑर्गेनेलीज कहा गया है। ऐसे समझ लो, सेल को अब एक रूम की तरह समझ लो। तो रूम में बहुत सारे फर्नीचर्स रखे हुए हैं, और सभी फर्नीचर्स का अपना अपना काम है। चेयर में हम बैठने का काम करते हैं, सोफा इज फॉर सिटिंग फॉर मोर देन 1 or 2 पीपल्स, है ना। तो सभी चीज़ों का अपना अपना काम है, टेबल का अपना काम है। तो वैसे ही है, ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सभी अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट लो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ठीक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव हो गया, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ये ऐसे न्यूक्लियस हो जाते हैं या ऐसे सेल्स हो जाते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस को कवर करने के लिए कोई वॉल नहीं बनी हुई है, इसीलिए इनको
प्रिमिटिव कहा गया है। इनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, या ऐसे कह लो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हो गए जिनके ऑर्गेनेलीज के चारों ओर कोई वॉल नहीं है, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो वैसे ही पड़े हुए हैं। दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज डायरेक्टली ही होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि उनके पास तो कोई वॉल नहीं है, तो उनको कवर कौन करेगा, है ना। कॉन्ट्रास्ट में प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है उनके पास जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, यूकैरियोट्स, इसीलिए उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो इनके चारों ओर जो भी ऑर्गेनेलीज है उनके चारों ओर मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है ये, इनके चारों ओर एक वॉल बनी हुई है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। अब इसको हम आगे लेते हुए देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं है, उनके पास एडवांस न्यूक्लियस है। डायमीटर कितना है प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही कवर होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स, whereas यूकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर and both multicellular also। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, मैंने पहले ही बताया, इसीलिए इनको प्रोकैरियोट्स कहा गया है। और यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है। अब आगे देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो भी, उसमें भी मेम्ब्रेन नहीं है, इट मीन्स कि न्यूक्लियस के भी चारों ओर कोई वॉल नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा है, इसीलिए दे आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, अब हम आगे लेते हुए चलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स को इन ऑर्गेनेलीज की क्या ज़रूरत है। जो हमने ऑर्गेनेलीज मैंने आपको बताया सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स है, उनकी क्या ज़रूरत है। अब पहले आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि वेरियस लाइफ प्रोसेसेस करते हैं इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, मतलब कि इन ये जो सेल है, इस सेल का सभी ऑर्गेनेलीज का अपना अपना डिपार्टमेंट है काम करने का, ठीक है, अपना अपना फंक्शन है। तो सेल इसीलिए इनको ऑर्गेनेलीज की ज़रूरत भी है। सेल ऑर्गेनेलीज हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल टू वर्क। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑल्सो, ठीक है। ये ऐसे समझ लो कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, स्टोरिंग यूनिट भी है, साथ ही साथ जहाँ मल्टीपल शिपिंग एड्रेस शिपिंग जाएगी वो यूनिट भी है, तो सभी यूनिट है, ऐसे समझ लो आप। अब हम आगे बढ़ते हुए लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज का हेड या बॉस कह सकते हैं। बॉस इज न्यूक्लियस, दिस इज द हाउस ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शंस। न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड कवरिंग से घिरा हुआ है, या न्यूक्लियस के मैंने पहले ही बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंडेड है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें पोर्स भी है जो कि अलाउ करेगा ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। मैंने पहले ये भी बताया आपको कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, बिकॉज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जो ट्रांसफर होगा ये पोर्स के थ्रू ही होगा, ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही होगा। द न्यूक्लियोलस इज, अब आ गया न्यूक्लियोलस क्या है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस या प्रोमिनेंट बॉडी है where synthesis of ribosomal subunits takes place, जिसमें राइबोसोमल सब यूनिट्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये सब यूनिट्स फिर एग्जिट कर जाते हैं न्यूक्लियस से टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, where one large और one small subunits are assembled to form a ribosomes। यहाँ राइबोसोम्स बनते हैं, फिर ये राइबोसोम जब बन जाते हैं तो बाहर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में जाके या तो वो असेंबल हो जाएंगे और या तो किसी और के साथ मिलके एक लार्जर यूनिट बना लेंगे, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, ये न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, विच आर जो कि रॉड के शेप में दिखते हैं। कब? जब वो सेल डिवाइड कर रहा होता है। इट मीन्स अगर बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रखी है या हो रही है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये रॉड के शेप में दिखेगा आपको। क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करता है, ये इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम द कैरेक्टर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, है ना, वही कैरी करता है ये कि हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। तो ये किसकी वजह से दिखते हैं, ये क्रोमोसोम्स की वजह से दिखते हैं।
in the form of what? In the form of DNA. DNA is a deoxyribonucleic acid. Very important topic, very important question पूछते हैं ऐसे कि write the full form of, 1 mark में ऐसे question पूछ लेंगे, write the full form of DNA, that is deoxyribonucleic acid. ठीक है, ये deoxyribonucleic acid जो है क्रोमोसोम्स इसी से बना हुआ है और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से भी बने हुए हैं. डीएनए मॉलिक्यूल्स फिर कंटेन करता है क्या? ये कंटेन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इट मीन्स कि वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दिस डीएनए. द फंक्शनल सेगमेंट, वो फंक्शनल सेगमेंट जो डीएनए का है उसको हम जीन्स कहते हैं. ठीक है, और जब बॉडी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के गो थ्रू नहीं हो रही या फिर सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो ये डीएनए आपको धागे के गुच्छे की तरह दिखेगा. इट मीन्स क्रोमेटिन्स मटेरियल जो है वो आपको विजिबल एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. इट मीन्स बहुत सारे धागे को जब हम गुच्छे में एंटेंगल कर दे, उलझा दे, तो वो कैसा दिखेगा? वो उस तरीके का क्रोमेटिन आपको दिखेगा. Whenever the cell is about to divide, chromatin material get organized into chromosome. जब भी फर्टिलाइजेशन होगी, रिमेंबर वन थिंग कि जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चल रही होगी तो ये क्रोमेटिन मटेरियल आपको थ्रेड लाइक दिखेगा, सॉरी रॉड लाइक दिखेगा. तो रॉड लाइक दिखने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है. इट मीन्स कि सेल डिवाइड कर रहा है, डिविजन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, और जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इट मीन्स डिविजन नहीं होगा, इट मीन्स वो आपको गुच्छे में दिखेगा. ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियस को ऐसे पूछ लेते हैं, व्हाई न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि यही सारे फंक्शंस कर रहा है. प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो उनका जो डीएनए है इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स. ठीक है, इसी वजह से जब उनके न्यूक्लियस की चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं. दिस वर्ड्स आर वेरी न्यू टू यू गाइस, लेकिन आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार. रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, ऐसा समझ लो. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं राइबोसोम्स. अब हमने पहले पढ़ा कि राइबोसोम्स कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बन रहे हैं जो कि बाद में फर्दर साइटोप्लाज्म में शिफ्ट हो जा रहा है. अब राइबोसोम का मेन काम क्या है? अब इसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना. राइबोसोम्स फ्रीली भी रहते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर मैंने पहले ही बोला वो अटैच हो जाएंगे किसी के साथ, अटैच्ड होके एक बड़ा ऑर्गेनेल्स बनाएंगे, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उसके साथ अटैच्ड हो जाता है. ठीक है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई विच ऑर्गेनल इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, दैट इज राइबोसोम. ओके.